एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में सामान्य हिंदी मॉडल पेपर पार्ट 2 आप हमसे जुड़िए और 15 मॉडल पेपर के साथ अपनी हिंदी की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। 15 मॉडल पेपर बस 3 दिन में आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे चैनल पर शाम को 6 बजे से रात को 12-1 बजे तक अपडेट रहिए। समय समय पर अलग अलग वीडियोस, अलग अलग कोर्सेज़ की वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका 18 तक हिंदी के 15 मतलब 18 अक्टूबर तक हिंदी की 15 वीडियोस मिल जाएगी। आलस बिल्कुल भी मत दिखाइए। बचे हुए जो भी समय है आप उसका पूरा उपयोग करिए। मैं आपके साथ हूँ। आप थोड़ी सी मेहनत करिए और आप अपने मंजिल पर पहुँच जाइए। बस मेरी इतनी छोटी सी इच्छा है। वीडियो जब अच्छा लगे, आपके लिए लायक लगे, आपके अनुकूल हो, तब जाकर लाइक वाला बटन दबाइएगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में भी लिया था। अब चूंकि जिस मतलब कि जहाँ से हम ले रहे हैं मॉडल पेपर, वहाँ 2-4 प्रश्न रिपीटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, भारोपीय परिवार। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय भाषा परिवार की ये जो है भाषा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब हिंदी आप विस्तार से पढ़ेंगे, बीए करेंगे अगर, या फिर अभी आपने कहीं हिंदी की किताब पढ़ा होगा तो उसमें इसका जिक्र जरूर सुना होगा। नंबर नेक्स्ट आपका है कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए मैं अघोष वर्ण की बात करूं तो देखिए वर्ण 2 प्रकार के होंगे इस आधार पर, घोष और अघोष। घोष का मतलब वो होता है जिसमें आप मतलब कि गले का भी यूज करते हैं, और अघोष का मतलब उसमें गले का यूज नहीं किया जाएगा। जब शुरुआत के 2 वर्ण व्यंजन मिलेंगे, जैसे क ख, फिर उसके बाद च छ, फिर उसके बाद ट ठ, फिर उसके बाद ऐसे जब आप त थ प फ, ठीक है, तो ये आपके मतलब कि अघोष वर्ण हो जाएंगे। उसके अलावा सादा छ और मतलब कि खटकोण वाला स, और उसके बाद जो है आपका सादा स और सिटी वाला स, ये सब अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी, सी स जो है ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। उन्नतो, उन्नति, उन्नति, उन्नति। तो भाई जाहिर सी बात है, आपने जब भी कभी हिंदी में ये शब्द लिखा होगा तो उन्नति ही लिखा होगा। ठीक है, उन्नति। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो हमारे इस प्रश्न में पहला ऑप्शन ही मतलब पहला वाला ही शुद्ध वर्तनी है, अन्वेषण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही आपका सही जवाब होगा। अब स्वर संधि की बात करें तो इसके कितने भेद होते हैं? तो आप सभी लोग कान खोलकर सुन लो। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। यदि आप स्वर संधि के 5 भेदों के नाम जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, गुण संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, ठीक है, उसके बाद आपका गुण संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया, उसके बाद वृद्धि संधि हो गया, यण संधि हो गया, अयादि संधि हो गया। ये सब आपके स्वर संधि के क्या हैं? भेद हैं। तो स्वर संधि इस प्रकार से कुल कितने भेद हुए? 5 भेद हो गए। चलिए नेक्स्ट वाला देखेंगे। लिखा है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए पवित्र की अगर बात करें तो इसमें जो संधि है वो आपका अयादि संधि है। अयादि संधि का मतलब क्या होता है? देखिए यदि ए, आए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आ जाए, कोई मतलब अलग स्वर इनके अलावा, ए, आए, ओ, औ के बाद, तो जो आपका ए है, ध्यान दीजिएगा, ए का अय हो जाता है और अय का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। तो आप जरा यहाँ कल्पना करिए, इसमें जो है पवित्र में जो है आपका जो होगा पो और इत्र, तो पो में ओ है, उसके बाद ओ के बाद असमान स्वर ई आया है। ठीक है, तो यहां पर ओ का आओ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जब आपका आओ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एक चीज यहां पर गलत हो रहा, आओ नहीं बल्कि अव होगा, क्योंकि जब अव होता आओ तो उसका आपका आव होता है, यहाँ
जो है ओ है तो इसका अव होगा। तो देखिए जब आप जरा ध्यान से देखिए जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब ये आपका अव हो जाएगा किसका, ओ का, यहाँ प में जो है उस ओ का ही केवल ये कि आपका क्या हुआ है अव, और उसके बगल आपका क्या लिखा है ई, तो आप उसमें ई लगा देंगे तो प वी और यहाँ पर है त्र, तो ये हो गया वित्र। अब उसके बाद जब प में से जो ओ हटा है उसका अ यहाँ पर आया है, तो आ को प में जोड़ोगे तो प ही रहेगा, तो पवित्र का सही जो संधि विच्छेद है वो यही होगा। आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नंबर नेक्स्ट है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यपि में जो संधि होगी आपका यदा धन अपि, तो यदा धन अप यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ये बहुत सरल है, तो इसमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना है, आगे चलेंगे। मेरे हिसाब से तो दीर्घ संधि ही आ रही है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। सॉरी, यहाँ दीर्घ नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका यण संधि, सॉरी फॉर डैट। यण संधि, यण संधि क्या होती है, जब ई और ऊ के बाद ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है, तो उसका ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। तो यहाँ पर जरा देखिए यद्यपि में जो है आपका यदा धन यप होता है, तो आ के बाद आपका क्या आया है, देखिए यदा धन अप होगा इसका, सॉरी यदा धन नहीं यदि धन अप होगा, सॉरी मैं गलत बता रहा था, यदि धन अप होगा तो यदि में ई और अ ये आपका जो है आपको क्या बना देगा, ई का क्या बन जाएगा य, ठीक है, आधा या बन जाएगा। उसके बाद जब उसमें आप पी जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर यद्यपि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यद्यपि हो जाएगा। चलिए नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पुरोहित में उपसर्ग, उपसर्ग वो होता है जो शुरू में लगता है। ठीक है, तो पुरोहित में उपसर्ग जो है ये आपका पुरुष हो जाएगा सही। ठीक है, नंबर नेक्स्ट आपका सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय। तो प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो जैसे अब आप इसमें देखिए सावधानी में अगर थोड़ा सा ई हटा दें जो लास्ट में आपका आया है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सावधान। ठीक है, तो वो एक सार्थक शब्द है और सार्थक शब्द में जब आप बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सावधानी। तो इसमें ही आपका बड़ी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समास शब्द का अर्य है, यहाँ अर्य के बजाय अर्थ होना चाहिए। तो समास शब्द जो होता है शब्दों को संक्षिप्त कर बनाता है। ठीक है, संक्षेप कर देता है, तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त अर्थात संक्षेप। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो देखिए जब भी डैश दिखे दो शब्दों के बीच में, इस तरह से एक लाइन को डैश कहते हैं ना आप अंग्रेजी में, तो जब डैश दिखे दो शब्दों के बीच में तो ध्यान दीजिएगा वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों पद जो हैं प्रधान होते हैं। पाप पुण्य दोनों पद यहाँ पर प्रधान हैं, इसलिए जो है आपका द्वंद्व समास। जैसे पिता पुत्र दिन रात, ठीक है, तो ये आपका जो है हमेशा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगला जो है विभावरी किस प्रकार का शब्द है। अगर हम विभावरी की बात करें तो ये आपका तत्सम शब्द है। वकील किस भाषा का शब्द है। अगर हम इस वकील शब्द की बात करें तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। गीदड़ का स्त्रीलिंग, तो गीदड़ का जो स्त्रीलिंग है वो आपका गीदड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीदड़ी हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से आपका पत्ते गिरते हैं, इसमें आपको कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। तो देखिए जो आपका कारक है वो कुल मिलाकर 8 प्रकार का होता है। तो उसमें जो है आप ऐसे बोलते हो, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, उसके बाद संबोधन लास्ट में आता है। तो मैं बात करूंगा, आप लोगों ने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान को ठीक है, सॉरी संप्रदान को अपादान से अलग होने के अर्थ, मतलब करण में भी से था और यहाँ अपादान में भी से है, तो से जो है वहाँ पर अलग होने के अर्थ में। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि से किस प्रकार की चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से जब पत्ते गिर रहे हैं तो ये अलग हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो है अपादान होगा। क्या होगा, अपादान होगा। बाकी जो है करण में भी से का बोध किया जाता है। आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे हैं और आपको पूरा अच्छे से क्लियर भी हो रहा है। नंबर नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो जो यहाँ पर सही जवाब हमको दिख रहा है निकेतन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, निकेतन। गणेश का पर्यायवाची शब्द है, ये तो बहुत सरल है, गजानन। ठीक है,
कृतज्ञ का विलोम है। तो देखिए ये विलोम पर्यायवाची बड़े इजी होते हैं, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं होता, थोड़ा ध्यान देकर याद करने लायक होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कृतज्ञ का जो होगा कृतघ्न, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये कृतज्ञ जो है इंपॉर्टेंट विलोम शब्द, इसको याद कर लीजिए। आशा का विलोम शब्द आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, आशा का क्या हो जाएगा निराशा। थोड़ा जानने वाले के लिए हम एक शब्द अगर प्रयोग करें उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं, उसको अल्पज्ञ कहेंगे, कम जान रहा है बेचारा, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं अगला वाला आपका पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है, मतलब कि दांव हारना, कार्य सिद्ध हो जाना, लाभ ही लाभ। तो पौ 12 होने का क्या अर्थ है, लाभ ही लाभ। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा यहाँ पर चुगली करना होगा। कहते ना उनके कान फूंक दिए हैं, माचिस लगा कर नहीं, ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। तो अतीत के चलचित्र के रचयिता जो हैं वो महादेवी वर्मा हैं। नंबर नेक्स्ट पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जो है जायसी की रचना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।